नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने रिजल्ट मित्रा प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात करने वाले, जैसे कि हम लोगों की लास्ट क्लास हुई थी उस पे मैंने आप लोगों को संविधान के बारे में बताया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि संविधान, अब इसमें हम लोगों ने दो चीजें, एक तो हम लोगों ने संविधान की डिफिनीशन देख ली थी और मोटा मोटा अगर हम लोग पार्ट करें तो दो भागों में हम लोगों ने उस दिन डिवाइड किया था। उसी के क्रम में आगे आज हम लोग चल रहे हैं। समझिएगा कि एक तो मैंने आप लोगों को बताया था कठोर संविधान और दूसरा बताया था लचीला संविधान। संविधान इस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कठोर संविधान के प्रोसेस पर। आखिर कोई भी डेमोक्रेटिक स्टेट की बात करे या कोई भी लोकतांत्रिक राज्य की बात कर ले, राष्ट्र की बात कर ले, आखिर हर राष्ट्र में एक चीज आप लोगों ने देखा होगा कि कठोर संविधान को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता। उसके कुछ आधार मैंने बताए थे आप लोगों को, क्या क्या रीजन होते हैं, कैसे कैसे आप लोगों के कठोर संविधान में क्या चीजें होती हैं, आखिर शासक निरंकुश कैसे नहीं हो पाता है, कठोर संविधान में चेंजेस कैसे नहीं हो पाते। तो इसी क्रम में जहां से हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रीफ करके वहीं से हम लोग थोड़ा चलते और फिर मैं आप लोगों को वहीं पर लेके चलूंगा जहां पर हम लोगों को बात करनी है। ठीक है, तो मेन अपना पॉइंट जो है उस पॉइंट को हम लोगों को यहां पर समझते हुए चलना है। चलो, कठोर संविधान, एक पॉइंट हम लोगों को पता है कि कठोर संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आसानी से नहीं हो सकता है। कठोर संविधान में आसानी से परिवर्तन संभव नहीं होता है, जिसके कारण सरकार निरंकुश नहीं हो पाती है। इस पॉइंट पे हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था, ठीक, कि सरकारें यहां पर निरंकुश नहीं हो पाती, या फिर हम ये कहें कि सरकारों के निरंकुश होने की संभावना यहां पर कम होती है, अर्थात डिक्टेटरशिप वाली जो भावना है वो यहां पर आप लोगों को कम देखने को मिलती है। नॉर्मली यही होता आ रहा है आज की डेट में, अभी तक लगातार आप लोग देख रहे होंगे चीजों को। अब यहां पर हम लोगों को बात करनी है और समझना कि संवैधानिक जो यहां पर संगठन होते हैं वो क्या हो जाएगा। अगर किसी भी राष्ट्र का कठोर संविधान है तो वहां पर क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं, उन चीजों पर हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक एक पॉइंट पर अगर हम लोग यहां पर डिस्कस करते हुए चले तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें समझ में आएंगी। ठीक, कठोर संविधान की हम लोग कमियां की बात कर रहे थे कि कमियां क्या क्या हैं कठोर संविधान की, तो पॉइंट डालिएगा, कठोर संविधान की कमियां। इसी पॉइंट से हम लोगों की लास्ट क्लास खत्म हुई थी। अब इसी पॉइंट से आज की क्लास हम लोगों की स्टार्ट हो रही, कठोर संविधान की कमियां। तो सबसे पहले, यदि कोई संविधान कठोर है तो उसमें आसानी से संशोधन नहीं हो पाता, पहला पॉइंट।
यदि कोई संविधान कठोर है तो उसमें आसानी से परिवर्तन संभव नहीं होता है, नहीं होता है। ये पॉइंट तो आप लोगों को क्लियर ही होगा, ठीक। अब यहां पर जब इस बात को हम लोग कहते हैं कि आसानी से संभव नहीं होता है, तो यहां पर इसकी कहानी दो भागों में डिवाइड हो जाती है। अब क्या क्या चीजें यहां पर विभाजित होंगी, उन चीजों को हम लोगों को समझना होगा। एक तो संविधान समय के अनुरूप गतिशील नहीं होगा। क्या होगा? संविधान जो होगा वो संविधान समय के अनुरूप गतिशील नहीं होगा। नहीं होगा। पहला कि हमारा जो संविधान होगा, यदि कठोर संविधान है तो वो समय के अनुरूप क्या हो जाएगा? गतिशील नहीं होगा। दूसरी, संवैधानिक संस्थाएं एवं संगठन समय के अनुरूप अपने आप में परिवर्तन या सुधार नहीं कर पाएंगी। संवैधानिक संस्थाएं एवं संगठनों में समय के अनुरूप सुधार नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये दो पॉइंट आप लोगों को यहां पर समझ में आए। पहला तो संविधान में गतिशीलता समय के अनुसार नहीं होगी क्योंकि चेंजेस नहीं हो पाएंगे, और जब चेंजेस नहीं हो पाएंगे तो दो चीजें आप लोगों के सामने निकल के आए। तो इसका परिणाम क्या देखने को मिलेगा? इसका परिणाम की यदि हम लोग बात करें तो यहां पर एक चीज आप लोगों को समझनी होगी, इसका जो परिणाम निकलेगा वो कैसा हो जाएगा? इसका परिणाम यह होगा कि, अब देखो दिमाग यहां पर लगाना है। यदि परिणाम की बात कर रहे हैं तो यहां पर जब इन दोनों में परिवर्तन ही नहीं हो रहा, चेंजेस ही नहीं समय के अनुरूप हो रहा, तो संविधान एवं शासन की जब हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि भाई संविधान से ही तो शासन चल रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि शासन एवं संविधान एवं शासन कैसा हो जाएगा? रूढ़िवादिता उसमें आ जाएगी। परिणाम यह होगा कि संविधान एवं शासन में रूढ़िवादिता आ जाएगी। अब यहां पर रूढ़िवादिता क्यों? क्योंकि एक चीज सोचो, समय के अनुसार आप लोग अपने कपड़े चेंज कर लेते हो, ड्रेसिंग सेंस चेंज होता है समय के अनुसार ही। अब जब समय के अनुसार चीजों में परिवर्तन नहीं आएगा, मान लो कि सन 1976 की बात करें तो अमिताभ बच्चन का एक पैंट चलता था जो बेल बॉटम उसको कहा जाता था, कि ऊपर से चिपका हुआ और नीचे से एकदम फैला हुआ। आज की डेट पे क्या उस फैशन को कैरी ऑन किया गया?
बीच बीच में ऐसी चीजें होती रहती हैं। ठीक, तो कई चीजें ऐसी हैं जो 1986 का दशक था, वो जो समय काल था, और आज वर्तमान में जो है हाईटेक टेक्नोलॉजी की बात करते हैं हम लोग। आज आपराधिक प्रक्रिया की बात करें तो पहले की अपेक्षा आज के अपराध कैसे होने लगे हैं, साइबर क्राइम ज्यादा होने लगा। यदि हमारे संविधान में ये सारी चीजें समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होंगी तो इसका मतलब है कि हमारा संविधान और शासन व्यवस्था ये उसी आजादी के दौर से आज तक के चलने वाली स्थिति में दिखाई देगी। तो नॉर्मल सी बात है कि उन्हीं कानूनों को भी आप फॉलो करोगे, उन्हीं नियमों को भी फॉलो करोगे। जो नियम आज के समय में प्रासंगिक नहीं है वही नियम आपके कंटिन्यू रहेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि हमारा संविधान रूढ़िवादी होता जा रहा है, इसमें किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। यदि परिवर्तन होगा तो रूढ़िवादी नहीं होगा। कॉमन सी बात है, इतनी चीजें तो हम लोगों को समझ में आ ही रही हैं। आप देखो, जिससे क्या हो जाएगा, शासन व्यवस्थाएं, जब कोई भी संविधान, आप समझो, जब कोई भी संविधान रूढ़िवादी हो जाता है वादी, तो कॉमन सी बात है कि हम लोग रह किस सन में रहे? 2024 में। और अगर हमारा संविधान और हमारे कानून 1994, 1950 वाले नियम को फॉलो करेगा तो नॉर्मल सी बात है, क्या वो हमारी आज की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर पाएगा? कॉमन है फिनोमिना। अपने मन से सोचिए, जो आप लोग के पिताजी या हमारे पिताजी की बात करें या हमारे बाबा की बात कर लें तो वो 1950 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो 1950 के दशक की बात करें तो उस टाइम के लोगों के अकॉर्डिंग संविधान सभा ने निर्माण किया था। लेकिन आज 2024 चल रहा है, हमारी कुछ संविधान से अपनी मूलभूत जरूरतें होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, इच्छा होती है, हमारी कुछ आवश्यकताएं हैं आज। तो क्या उन आवश्यकताओं को वर्तमान समय में संविधान पूरा करने में सक्षम होगा? अगर वो रूढ़िवादी है तो नॉर्मल सी बात है कि 2024 में वो उन चीजों को पूरा नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा? इससे शासन व्यवस्था एवं संविधान लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा। इसका स्पष्ट मतलब है कि हमारी शासन व्यवस्था एवं संविधान हमारी या देश के निवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ होगा। कॉमन सी बात है, क्योंकि ये संविधान हमारी चीजों को फुलफिल नहीं कर पाएगा। अब जब ये संविधान हमारी आकांक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, अब ये ट्रेडिशनल होता जा रहा है। जैसे जैसे होता जाएगा ट्रेडिशनल से फिर ये क्या हो जाएगा, ऑर्थोडॉक्स की तरफ मुड़ चुका है।
रूढ़िवादिता की तरफ जा चुका है। तो रूढ़िवादिता में जब चीजें हमारी पूरी नहीं होंगी तो यहां पर समझने वाली बात ये हो जाएगी कि नॉर्मल सी बात है, मैं अपने शासन व्यवस्था और संविधान से कैसा हो जाऊंगा, असंतुष्ट रहूंगा। क्या हो जाएगा, कॉमन फिनोमिना है, अपने दिमाग से सोचो इसमें। भाई जो चीजें हमें हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे, हम उनके प्रति कैसे हो जाएंगे, असंतोष हम लोगों को पैदा हो जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है। शासन व्यवस्था एवं संविधान के प्रति असंतुष्ट हो जाएगी। कॉमन सी बात है, शासन व्यवस्था और संविधान से लोग क्या हो जाएंगे, असंतोष उत्पन्न हो जाएगा, उनमें असंतुष्ट रहेंगे। असंतुष्ट रहेंगे तो नॉर्मल सी बात है, आपको अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा, आक्रोश की भावना उत्पन्न हो जाएगी। आक्रोश, पॉइंट बनाओ, लोगों के अंदर आक्रोश की भावना उत्पन्न होगी। और जब ये आक्रोश एक सीमा को पार कर जाएगा, वो सीमा हैदर वाली सीमा नहीं है ये, ठीक है, एक सीमा को पार कर जाएगा तो कॉमन सी बात क्या हो जाएगी यहां पर समझो, आक्रोश एक लिमिट से पार हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगी, क्रांति, क्रांति की स्थिति निर्मित हो जाएगी, निर्मित हो जाएगी। कॉमन फिनोमिना है ये, कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो चीजें आप लोगों को समझ में ना आए, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगी, क्रांति की स्थिति आपके सामने उत्पन्न हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि संवैधानिक संस्थाएं हों, समय के अनुरूप यदि इनमें परिवर्तन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, समय के अनुरूप सुधार नहीं हो पाएगा तो ये सारी स्थितियां आप लोगों को दिखाई दे रही इस तरह की बनेगी। अब थोड़ा सा इसी को अलग वे पे समझने का प्रयास करिए कि संवैधानिक संस्थाएं एवं संगठन में समय के अनुरूप सुधार नहीं हो पाएगा संस्था और सुधार नहीं हो पाएगा तब की सिचुएशन क्या क्या चीजें बनने वाली हैं। तो क्यों, अब देखो, अगर हम संवैधानिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं, आजकल इलेक्शन का टाइम है तो चुनाव आयोग आपका क्या है, संवैधानिक संगठन है। लोक सेवा आयोग, आयोग, वित्त आयोग, ये सभी क्या हैं,
संवैधानिक संगठन। अगर इनकी बात करें तो ये क्या है? संगठन। अब यहीं से समझते हुए चलना, अगर इनमें समय के सुधार नहीं हो पाएगा। अब ये देखो, ये क्या है कि आज हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? 2024 की बात कर रहे हैं। तो 24 के टाइम समय काल की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर मूलभूत आवश्यकताएं अलग आ गई हैं। यहां पर क्या है, अगर हम लोग देखें यहां पर मूलभूत आवश्यकता 1950 से अलग है ना। आज डिजिटल वॉर चल रहा है, आजकल डिजिटल में ही तो सारा इलेक्शन लड़ा जा रहा है। मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, आपका यूट्यूब है, इन्हीं पे तो मेन इलेक्शन चल रहा है। टेलीविजन और उन सब पे सोर्सेस तो बहुत कम हो रहे हैं, उनमें कौन देख रहा है बहुत ज्यादा। ठीक, जिनके पास सुविधाएं नहीं है वही सब देख रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात है, अब इन पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि यदि इनमें समय के साथ परिवर्तन नहीं हुआ, क्या हुआ? यदि इन संस्थाओं में समय के साथ सुधार नहीं हो पाएगा, इनमें समय के साथ सुधार नहीं हो पाएगा, तो वर्तमान समय की मांग को पूरा नहीं कर पाएंगी। ये सिचुएशन बनेगी ना भाई, अगर इनमें 2024 के अकॉर्डिंग परिवर्तन नहीं किया गया, चेंजेस नहीं किए गए, तो ये 2024 की जो मांगे हैं, जो डिमांड है आज आप लोगों की, वो उसकी सप्लाई नहीं कर पाएगा। नॉर्मल सी बात है, 1950 के दशक में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ठीक, ट्विटर, ये सब कुछ था ही नहीं। तो इसके लिए कोई नियम कानून बनाए नहीं गए थे। इसका मतलब क्या है, यदि संविधान समय के अनुरूप गतिशील नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई 1950 में क्या था। अब अगर आपका संविधान समय के अनुरूप नहीं गतिशील होगा, तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, आपकी क्या संवैधानिक संस्थाएं या संगठन समय के अनुरूप गतिशील होंगे? तो यहां पर स्पष्ट बात आ जाएगी कि संवैधानिक संस्थाएं एवं संगठन भी समय के अनुरूप गतिशील नहीं हो पाएंगे। अब देखते जाओ पूरा गेम क्या चेंज होगा।
संवैधानिक संस्थाएं एवं संगठन भी यहाँ पर समय के अनुरूप गतिशील नहीं हो पाएंगे। इससे क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें तो देश के संविधान और शासन दोनों में रूढ़िवादिता आ जाएगी। इससे देश के संविधान एवं शासन व्यवस्था दोनों में ही वादिता आ जाएगी। अब देखते चलो कि दोनों में रूढ़िवादिता आने का परिणाम क्या होगा, कि जब आपकी शासन व्यवस्था और संविधान दोनों में ही रूढ़िवादिता आएगी तो नॉर्मल सी बात है, ये कैसा हो जाएगा, ये डायनेमिक ना होकर आपका संविधान कैसा हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा। तो संविधान धान जड़ हो जाएगा। और एक चीज सोचो, अगर कोई भी पानी एक जगह रुक गया तो इसका मतलब क्या है कि फिर उसमें अच्छाई तो होने वाली नहीं। जड़ मतलब क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। अब देखो होना क्या चाहिए था कि यदि हम अपने किसी भी राष्ट्र के संविधान की चर्चा करते हैं तो वहां पर एक चीज आप लोगों को समझनी होगी, किसी भी राष्ट्र का संविधान हो या किसी राष्ट्र की शासन व्यवस्था हो, वो कैसी होती है, नागरिकों के अनुसार, समय के अनुसार परिवर्तित होती है। तो जब शासन व्यवस्था को नागरिक और समाज के लिए हमेशा गतिशील होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, जबकि शासन व्यवस्था को नागरिकों के लिए तथा समाज के लिए सदैव गतिशील होना चाहिए। जबकि शासन व्यवस्था को अपने नागरिकों और समाज के अकॉर्डिंग गतिशील होना चाहिए। यदि कोई संविधान, अब देखो गतिशील होना चाहिए, यदि कोई संविधान गतिशील होगा तभी वो अपने नागरिकों और समाज के अनुरूप उसमें संशोधन कर पाएगा। नॉर्मल सी बात है। अब स्थिर हो जाएगा तो स्थिर का मतलब है कि वो कहां पर पहुंच रहा है, स्थिर का मतलब है सीधा संविधान रूढ़िवादी हो जाता है, वादी हो जाएगा। और होना क्या चाहिए था एक्चुअल में,
क्योंकि शासन व्यवस्था को लगातार अपने आप में परिवर्तन करना होता है। किसके अनुसार? समय के अनुसार, नागरिकों की विचारधारा के अनुसार, क्योंकि नागरिक की सोच कैसे बदल रही है। आप लोगों को मैंने जब बिंड पढ़ाया था तो उसमें बताया था प्रोग्रेसिव बिंड, समय के अनुसार जिनमें परिवर्तन होता है वो पौने होती हैं कैसी? प्रोग्रेसिव बिंड। उसी तरह से समय के अनुसार समाज के विचारधारा, समाज के कार्य करने के तरीके, आपके रहन सहन, आपकी लाइफ स्टाइल, आपके एक्सपेक्टेशंस, ये क्या है? आपके समय के अनुसार बदलती रहती हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल से आप लोग समझें कि आज से अगर हम लोग बात करें 1980, 90, 2000 तक के टाइम जोन की बात करें तो उस टाइम पीरियड में एक व्यक्ति कमा के पूरे 6 से 8 लोगों को खिला सकता था। लेकिन यही 2024 की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है? यदि फैमिली में मियाँ बीबी और बच्चा है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों कमाने के बाद भी घर के खर्च पूरे नहीं कर पा रहे। क्यों? यहां पर विचार आया क्यों? क्योंकि हम जो हैं अब डाइवर्जन ले रहे हैं किधर? लग्जरियस लाइफ के लिए। तो लग्जरी का मतलब ही होता है कि जितना आप कमाएं सब कम है ना? कॉमन फिनोमिना है। तो उसी तरह से क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि समाज के लोगों की सोच बदली, हमारे देखने का दायरा बदला, हमारे समझने का दायरा बदला। तो जब हमारी ये सारी चीजें बदली तो इसका मतलब है कि मौसम की तरह हम लोग भी बदलते जा रहे हैं, चीजें अपने आप में परिवर्तित करते जा रहे हैं। पहले हम लोग बिना एसी, बिना कूलर, बढ़िया फैन की हवा में रह लेते थे, पेड़ों के नीचे आप लोग बैठ के जीवन बिता लेते थे। पूरा फैमिली एक गांव में बैठे हैं, चलो 4-6 गांव के लोग आ गए हैं, 4-6 सब लोग एक दूसरे की चारपाई पकड़ के पेड़ के नीचे बाग में बैठ गए और सब लोग हा ही हू कर रहे हैं। आज ये चीजें नहीं है। आज एसी चाहिए, लैपटॉप चाहिए और आपको अपना मोबाइल चाहिए, रील्स चाहिए, सुबह शाम दे धनादन, दे धनादन, दे धनादन, है ना? ये आप बनाएंगे, ये देखेंगे, दो में से एक ही काम करेंगे। तो क्या है? समाज में परिवर्तन हुआ ना। इसका मतलब है कि जो नागरिक है, जो समाज है, वो समय के अनुसार परिवर्तित हो रहे हैं। यदि इनमें समय के अनुसार परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी शासन व्यवस्था में भी समय के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए। ठीक? यदि हम संविधान की बात करें, यदि हम संविधान की बात करते हैं तो यहां पर यह चीज समझो कि संविधान में यदि संविधान को गतिशील बनाना है तो उसमें समय के साथ संशोधन होना चाहिए। अगर हमें किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को यह करना है कि वो क्या हो? टाइम के अकॉर्डिंग वर्क करता चले। ठीक? अब जब उसमें आप टाइम के अकॉर्डिंग की बात करते हैं तो भैया नॉर्मल सी बात है कि उसमें समय समय के साथ संशोधन भी होने चाहिए। और जब समय के अनुसार उसमें संशोधन होगा तो कॉमन है, यदि किसी भी वस्तु या किसी भी जगह पर या किसी भी विचारधारा में समय के साथ परिवर्तन होता जाता है तो वो कैसा हो जाएगा? नॉर्मल सी बात है, वो प्रोग्रेसिव हो जाएगा। अर्थात यहां पर बात क्या हो गई? इसका मतलब है यदि किस संविधान में समय के अनुसार संशोधन होगा
होगा तो उसमें रूढ़िवादिता नहीं आएगी, क्या जाएगी? यदि समय के अनुसार किसी भी संविधान में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात अमेंडमेंट हो रहे हैं, तो उसमें पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि रूढ़िवादिता नहीं आएगी, अर्थात उसके नेचर में क्या हो जाएगा, बदलाव वाली प्रकृति बनी रहेगी। अर्थात संविधान में समय के अनुसार परिवर्तन की प्रकृति बनी रहेगी। ठीक, अब किसी भी संविधान में यदि ये नेचर आ चुका है कि वो टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप में परिवर्तन कर लेगा, तभी वो क्या करेगा। अगर आप इस तरह का संविधान आप लोगों का है तो कॉमन सी बात है, ये क्या करेगा, ये अपने नागरिक और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। इसका मतलब ये स्पष्ट हो जाएगा, ये संविधान अपने नागरिकों और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगा। कॉमन सी बात है, जब समय समय से उसमें परिवर्तन हो रहा है तो ये अपनी समाज एवं नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगा। अब देखो, ये तो एक संविधान की हमने बात की कि किसी भी संविधान में ये चीज होना आवश्यक है। हमने किसकी बात की है कि संविधान में ये महत्वपूर्ण स्थिति बनी रहनी चाहिए। कॉमन सी बात है कि ये स्थिति जिस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि आपका डायनेमिक होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को, जिससे वो समाज की नागरिकों की जिसके लिए वो बना है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। ठीक, सरकार की शासन व्यवस्था की आवश्यकता की पूर्ति कर सके, ये तो एक संविधान की खासियत है। लेकिन अभी हम लोग जिस संविधान को पढ़ रहे हैं वो कौन सा संविधान है, हम लोग बात कर रहे हैं कठोर संविधान की। संविधान की, अब कठोर संविधान की बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या है, समय के अनुरूप इसमें परिवर्तन संभव नहीं है। समय के अनुरूप कठोर संविधान में परिवर्तन संभव
नहीं होता है। अब समझो, समय के अनुरूप इसमें परिवर्तन नहीं होता है, जिससे ये क्या हो जाता है, कठोर संविधान रूढ़िवादी हो जाता है ना। कठोर संविधान कैसा हो जाएगा, रूढ़िवादी हो जाएगा। अब एक चीज बताओ कि कोई भी चीज यदि ऑर्थोडॉक्स हो जाए या रूढ़िवादी हो जाए तो नॉर्मल सी बात, एक चीज सोच के अपने दिमाग में स्थिर भाव से खुद ही समझो, क्या आप उन चीजों को पसंद करेंगे? सोचो। मान लीजिए, अब एक छोटे से एग्जांपल से समझने का प्रयास करें, जैसे कि ठीक, हमारे माता पिता जी हैं। अब हमारे माता पिताजी यदि पुरानी सोच के हैं, तो वो कैसे होंगे, तो वह रूढ़िवादी होंगे। ठीक, एक पॉइंट समझते हुए जाना, हमारे पिताजी और माताजी यदि पुरानी सोच और विचारधारा के विचार रखने वाले लोग हैं, तो इसका मतलब है कि कॉमन सी बात है, वो कैसे हो जाएंगे, वो ऑर्थोडॉक्स विचार रखेंगे। ठीक, आप समझो कैसे। आजकल का समय क्या है मेट्रो सिटी में आप लोग जब बाहर जाओगे, मेट्रो सिटी में पहुंचोगे, तो आप लोगों को 2-3 पॉइंट दिखाई देंगे। पहला पॉइंट क्या होगा, प्यार मोहब्बत आशिकी और धोखा। वो गाना सुने हो ना, इसीलिए मैंने है अपने दिल को आज तक रोका। लेकिन ये प्यार मोहब्बत आशिकी अगर मेल ने फीमेल से की है तो वैलिड पॉइंट है भाई, होता है ये। हार्मोन्स ऐसे हैं कि हमारा अट्रैक्शन फीमेल की तरफ होता है, फीमेल का अट्रैक्शन मेल की तरफ होता है, ये कॉमन फिनोमिना है। इस पे माँ बाप एक बार सोच भी लेंगे। ठीक, और यहीं पर अगर गेम चेंज कर दो, मेल का अट्रैक्शन मेल की तरफ, फीमेल का अट्रैक्शन फीमेल की तरफ, ठीक, इसे हम लोग कहते हैं समलैंगिक विवाह। विवाह, यदि लड़का लड़के से शादी करेगा, ठीक, तो क्या माँ बाप रेडी होंगे इस बात के लिए? मतलब एक लड़का एक मेल मेल को ही किस कर रहा है, मेल को ही हक कर रहा है, तो अपने आप में देखने में हम लोगों को ऑकवर्ड लग सकता है, बट उनका जो प्यार है वो प्यार है भैया। इसको संवैधानिक अधिकार समय के साथ परिवर्तन में इसकी मांग हुई और इस अधिकार को दिया गया। अब ये क्या है, हमारे संविधान के प्रोग्रेसिव विचारधारा है, जो समय के साथ चलने वाली विचारधारा है, उसको हमारा संविधान, हमारी सुप्रीम कोर्ट, इन सब चीजों को वैलिड करते हुए चल रही। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये समय के साथ एक परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। आपके समाज में जितने मेट्रो सिटी में वहां पर बड़ा कॉमन सा है, और जो छोटे छोटे शहर हैं वहां पर की कॉमन तो क्योंकि देखने को नहीं मिलता है बहुत ज्यादा, इसलिए हम लोग कहते हैं हेड एंड सीक वाला गेम है, लुका छिपी वाला गेम तो सब जगह है। प्यार तो किसी को भी कहीं पर भी हो सकता है, जरूरी थोड़ा नहीं दिल्ली में ही हो, जरूरी थोड़ा नहीं है मुंबई में ही हो,
तो प्यार तो पटना में भी हो सकता है, प्यार तो प्रयागराज में भी हो सकता है, प्यार तो आपको जयपुर में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक, तो नॉर्मल सी बात है। यहां पर दूसरा पॉइंट, अब यहां पर हमारी फैमिली क्या है, ऑर्थोडॉक्स, तो इस चीज को नहीं समझेगी। दूसरा पॉइंट ये, अगर हम बात करें तो अंतर जातीय विवाह, जातीय विवाह। अब आप यदि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण लड़की से ही विवाह करेंगे तो आपकी ऑर्थोडॉक्स फैमिली तो ओके है, और उसमें भी ओके नहीं, यदि आप लव मैरिज करने के चक्कर में फंसे हो तो बाबा ना हो पाएगा। पहले मम्मी पापा कह देते दहेजुआ ना मिलेगा क्या। तो आप लोग ये भी समझिए कि एक पॉइंट ये भी है, क्योंकि ये कौन है, ये पुरानी विचारधारा के हैं। लेकिन जो आज की प्रोग्रेसिव विचारधारा के हैं, जो समय के साथ अपने आप में परिवर्तन कर रहे हैं, जिनके विचार समय के साथ चल रहे हैं, ठीक, वो क्या कहेंगे, बेटा आप विवाह किसी से भी कर सकते, कोई भी लड़की हो, किसी भी जात की हो, किसी भी धर्म की हो। अभी तो अंतर जातीय विवाह कहा, और अगर हम लोग कह दें कि अंतर धार्मिक विवाह, दूसरे धर्म में जाकर, रे राम राम राम, तब तो कांडे हो जाना है। ठीक, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स फैमिली है। तो अब यहां पर यह समझ में आ रहा है कि अब समय के साथ मानक परिवर्तित हो रहे हैं। आज की डेट में ना कोई ब्राह्मण बचा, ना कोई क्षत्रिय बचा, ना वैश्य बचा, ना शूद्र, सभी क्या है, भाई भाई हो गए। ठीक, हिंदू मुस्लिम क्या हो गया, भाई भाई। अब जिसको मुस्लिम से प्यार है वो मुस्लिम से विवाह कर रहा है, जिसको हिंदू से प्यार है वो हिंदू से कर रहा है, जिसको ब्राह्मण से प्यार है वो ब्राह्मण से, जिसको क्षत्रिय से प्यार। तो एक सिनेरियो क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़ा, हमारे समाज की चीजें आगे बढ़ी, तो ये चीजें धीरे 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 कॉमन सी होती जा रही है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो नॉर्मल प्रोग्रेस पॉइंट पे अगर हम लोग बात विचार करें यहां पर, तो ये समझ में आ जाता है कि ये प्रोग्रेसिव विचारधारा के जो लोग होंगे वो नॉर्मल सी बात है। अभी यहां पर समझते चलना, अगर हम दूसरे धर्म की विवाह कर दें, तीसरा पॉइंट, भोजन, इसकी बात कर लें। ठीक, तो आप लोग जब हॉस्टल्स में रहते हो तो वहां ना कोई एससी होता है, ना एसटी होता है, ना जर्नल होता है, ना ओबीसी होता है, कोई किसी के कमरे में सो रहा है, कोई किसी के कपड़े पहन के चला जा रहा है, बस कच्छा बच जाता है, कभी कभी वो भी चला जाता है। ठीक, तो यहां पर क्या है कि यहां पर हिंदू मुस्लिम आपको देखने को नहीं मिलता। क्यों ना, आप लोगों को जाति देखने को मिलती है। उसका पीछे रीजन क्या है, क्योंकि सारे लोग एक ही विचारधारा के हैं, जो है वो सारे एक विचारधारा से प्रेरित होकर आगे चल रहे हैं। मतलब प्रोग्रेसिव सबकी विचारधारा है, कॉमन फिनोमिना। अगर यहीं पर हम ये कहें ऑर्थोडॉक्स, तो नॉर्मल सी बात ये हो जाएगी कि हमारे माता पिता इन सब चीजों का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। आप अगर प्यार से मानेंगे तो ठीक है, और नहीं मानेंगे तो जमीन से बेदखल, घर से बेदखल, समाज से बेदखल, आपको नॉर्मल फिनोमिना ये झेलना है। ठीक, अब आप क्या है, अब आप यहां पर समझो, अब आप यहां पर हो प्रोग्रेसिव विचारधारा, मतलब वर्तमान समय की विचारधारा को आप एक्सेप्ट करते हो, मानते हो। ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है, आपको जो पसंद है आप वो करना चाहते हो। क्योंकि भाई नॉर्मल सी बात है कि आगे आने वाली 60 साल की लाइफ, 30 साल 40 साल जो बची है, उस लाइफ को आपको जीना है, उनको नहीं जीना। इसका मतलब है कि आपको जो चीजें, जिसके साथ रहना पसंद है, जिसके साथ जीवन जीना पसंद है, आप उनके साथ रहना चाहोगे। आप कोशिश क्या करोगे, अपने माँ बाप को यहाँ पर समझाने की कोशिश करोगे कि नहीं पापा, आज के विचारधारा में ये सब चीजें, ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, सभी लोग एक जैसे हैं, सभी मानव हैं और हम मानव की संतानें हैं। नॉर्मल से यही विचार आएगा आपका। वो यदि मान गए तब तो बेहतर है। अब देखो यहां पर आपका कठोर संविधान की कहानी चल रही है। यहां पर क्या है, ये रूढ़िवादिता वर्ड किसमें है, कठोर संविधान में।
ठीक, यहां पर रूढ़िवादिता वर्ड आ रहा था कठोर संविधान में। हम इसको एग्जाम्पल से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कठोर संविधान कैसे कैसे कठोरता लाता है आपके जीवन में। ठीक, अगर आपने उनको समझाया बुझाया, हजारों बार बातें बोली, समझाने का अपनी तरफ से हर बच्चा प्रयास करेगा, नॉर्मल सी बात है, आपने भी किया, सब कुछ हुआ, लेकिन वो अड़े रहे अपनी विचारधारा पे, मतलब अपने संविधान पे कि हमारे घर में केवल और केवल फलानी जाति फलाना लोग ही आएंगे, उसके अलावा बेटा कोई नहीं आएगा, तुम्हें विवाह तो हमारी ही मर्जी से करना पड़ेगा। तो एक समय तक आप समझाएंगे, उस समझाने के दौर में यदि वो वर्तमान सोच को कैरी नहीं कर पाए या वर्तमान सोच से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा कि अब मैं इनके साथ रह नहीं सकता हूं, जो मेरे विचारों को नहीं समझ सकता है, मुझे नहीं समझ सकता है, तो मैं इनके साथ कैसे रह सकता हूं। तो आप उनसे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और जब आप उनसे अलग होंगे, इसका मतलब है अलगाव, इसका मतलब है क्रांति वाली स्थिति, विद्रोह करेंगे आप। जितना दबाया जाएगा उतना ज्यादा विद्रोह करेंगे आप, उतना ज्यादा एकदम तमाशा बनेगा मार्केट में, है ना। तो आप ये समझिए कि जब रूढ़िवादिता के चीजों में आप हस्तक्षेप करते हो तो नॉर्मल सी बात है, उसमें क्या होता है, विध्वंस होता है, टूट फूट होती है। तो यहां पर भी आप लोगों को, यदि आप समाज में, आपके परिवार में समय के एक समय तक आप समझाने का प्रयास करेंगे और यदि वो समय के साथ नहीं चले तो क्या हो जाएंगे, आप अपने माँ बाप के खिलाफ विद्रोह करेंगे, विद्रोह करने के साथ साथ आप उस परिवार को हमेशा के लिए छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद क्या करेंगे, अपना विवाह करेंगे और राजा बाबू की तरह अपनी जिंदगी काटेंगे। क्यों? क्योंकि आपने ये डिसीजन लिया था, आपका ये सोच था कि आपको अब कैसे रहना है, और ये प्री डिसाइडेड है भाई, ऑर्थोडॉक्स फैमिली है तो कॉमन सी बात है, इन सब चीजों को आपको झेलना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अब समय के अनुसार परिवर्तित, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इसको बैलेट करती है सारी चीजें कि नहीं भाई, अब आप किसी के साथ भी कर सकते हो, भोजन कर सकते हो, सभी को समानता का अधिकार, आपके संविधान में सभी को समानता का अधिकार दिया गया, तो कौन सी भाई ऊपर और कौन से नीचे, सभी लोग एक समान है। ठीक, तो ये चीजें जैसे ही आती हैं, ये क्या हो रही है, ये समय के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। अब देखो, अगर हम लोग बात करें, जितने भी वर्ल्ड की डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, विश्व के लोकतांत्रिक राज्य हैं, वहां पर पॉइंट बना लीजिए, इसीलिए विश्व के जितने भी लोकतांत्रिक तांत्रिक देश हैं, वो सभी कठोर प्लस लचीले संविधान का समन्वय करते हैं। जितने भी डेमोक्रेटिक स्टेट, वहां पर क्या होगा, वहां पर यदि आप लोग देखेंगे तो नॉर्मल सा फिनोमिना बनेगा, वहां पर नॉर्मल सी एक सोच होती है। वहां पर जो संविधान निर्माता भी रहे हैं, उन्होंने उसमें क्या किया, संविधान कठोर और लचीला बनाने का प्रयास किया, बहुत खूबसूरत संविधान उस समय निर्माण किया है। इसका मतलब है कि ये संविधान ना तो पूर्ण रूप से
कठोर है और ना ही पूर्ण रूप से लचीला है। कैसा संविधान है? ना ये पूर्ण रूप से कठोर है और ना ही ये पूर्ण रूप से लचीला। अब देखो, याद करो, अगर आज से हम लोग 3-4 साल पहले की बात करें, आज से लगभग 3 to 4 ईयर की बात कर लें, आज से आप लोगों की एक डिमांड आई थी, राइट टू प्राइवेसी। याद है सभी लोगों का? निजता का अधिकार। है ना? निजता के अधिकार की एक मांग की गई थी, आप लोगों के द्वारा ही एक मुद्दा उठा था, राइट टू प्राइवेसी का मुद्दा। याद करो, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट डाउन कर लो। मुद्दा था राइट टू प्राइवेसी का। ठीक, निजता का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है या नहीं, इस पर एक प्रश्न बनना प्रारंभ हुआ। आपने डिमांड की, भारतीय लोकतंत्र में क्या कहा गया कि ये राइट टू प्राइवेसी का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा, अर्थात राइट टू प्राइवेसी इन द सेंस ये आपका मौलिक अधिकार होगा कि नहीं होगा। प्राइवेसी आपकी आप तक सीमित होनी चाहिए या इसकी आपकी प्राइवेसी पब्लिक होनी चाहिए। मतलब अगर आप अपने घर पे किसी से चैट कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो क्या आपकी चैट को, आपकी कॉल को पब्लिक किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? राइट टू प्राइवेसी। ठीक, तो इस अधिकार को क्या होना चाहिए था? मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था? तो याद रखो कि उस टाइम पे क्या किया गया, हमारे संविधान में संशोधन किया गया। ठीक, और उसी टाइम यहां पर क्या किया गया, संविधान में संशोधन किया गया। और संशोधन करके राइट टू प्राइवेसी आपको फंडामेंटल राइट्स के रूप में मिल गया। क्या हुआ? संशोधन किया गया और इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। और इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक, अर्थात आर्टिकल 21 के तहत निजता का, राइट टू प्राइवेसी अधिकार दिया गया। और आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 की जब हम लोग बात करते हैं तो ये अधिकार आपको क्या हमेशा आप ही के पास रहेगा, ये कोई छीन भी सकता है? ठीक, कोई छीन सकता है क्या आप लोगों से ये अधिकार? सोचने वाली बात है। तो एक चीज याद रखिएगा कि जब भी हम निजता के अधिकार की बात करते हैं, राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं, या हम लोग आर्टिकल 19, 21 की बात कर रहे होते हैं, ये क्या है? आपके बेसिक्स अधिकार हैं जिसको कभी भी कोई भी व्यक्ति छीन नहीं सकता है, चाहे देश में किसी भी प्रकार की परिस्थितियां क्यों ना उत्पन्न हो। ठीक, अब सरकार आपकी जासूसी नहीं कर सकती। अगर आपकी गवर्नमेंट जासूसी करती है तो राइट टू
21 आर्टिकल के तहत आप कहां पर डायरेक्ट जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्ट अपनी रिट दायर कर सकते हैं और संविधान की संरक्षिका बनी बैठी है वो तुरंत इस पर एक्शन लेगी। ऐसा संवैधानिक रूप से लिखा हुआ है। ठीक, अब क्या चीजें होती हैं क्या नहीं होती हैं, ये समय के अनुसार आपकी निजता कितनी भंग की गई है इस पर डिपेंड किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बात आते हैं, जो लचीला संविधान होता है ये क्या होता है? गतिशील होगा। सबसे पहले पॉइंट तो हम लोग लचीले संविधान की जब बात करेंगे, लचीला संविधान समय के अनुरूप गतिशील होता है। अर्थात इसमें परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए विशेष पावर की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी इसको क्या कहा गया? फ्लेक्सिबल। और जो चीज फ्लेक्सिबल होती है उसे आसानी से तोड़ मरोड़ सकते हो आप। तो कॉमन फिनोमेना यहां पर क्या हो जाएगा कि ये कैसा रहेगा? गतिशील रहेगा, क्योंकि इससे आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। अब यहां पर क्या हो जाएगा कि जब इसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है तो ये क्या हो जाएगा? समय के अनुरूप होगा। और शासन व्यवस्था भी यहां पर कैसी हो जाएगी? यहां पर शासन व्यवस्था भी समय के अनुरूप होगी। अर्थात नागरिक एवं समाज के अनुसार या के मांगों के अनुसार ही अपने कार्यों को पूरा करेगी। मतलब ये स्पष्ट है कि जब कोई भी गवर्नमेंट यहां पर आएगी तो उसमें क्या है? संविधान में समय के अनुसार इसमें परिवर्तन हो रहा है। और जब समय के अनुसार परिवर्तन हो रहा है तो वो प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट होगी, जो आज के समाज में जिस चीज की उनके नागरिकों को, जिन अधिकारों की जो संशोधन करके उनके अधिकारों को देना होगा और समाज में उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या और गतिविधियां की जा सकती हैं, वो सब आपको फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। ठीक, इससे क्या होगा? जब इस तरह के कार्य होंगे तो लोगों की निष्ठा अपने संविधान के प्रति ज्यादा हो जाएगी। तो लोगों की या नागरिकों की निष्ठा शासन व्यवस्था एवं संविधान के प्रति
प्रति होगी। कॉमन सी बात है, ये तो नॉर्मल ही हो जाएगा। और आप वो सभी क्या करेंगे, अपने संविधान को और शासन व्यवस्था को एक्सेप्टेंस ज्यादा देंगे। क्या हो जाएगा, इससे संविधान एवं शासन व्यवस्था की स्वीकार्यता में वृद्धि होगी। सभी लोग एक्सेप्ट करने लगेंगे। ठीक, अब यहां पर यदि हम लोग ये कहें कि भैया यहां तो सब सही सही लग रहा है, लेकिन इसके पर्सनल दोष भी हैं। ठीक, अगर हम लोग कहें के दोष, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ये फ्लेक्सिबल है। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि जहां पर भी फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन पाया जाएगा वहां पर शासक वर्ग क्या करेगा, अपने अनुसार इसमें परिवर्तन करेगा और अपने आप को निरंकुश शासक के रूप में भी व्यक्त कर सकता है। इसमें संशोधन के माध्यम से शासक वर्ग निरंकुश हो सकता है। इसमें बड़ी आसानी से, क्योंकि बड़ा ग्रास रूट में चेंजेस करना ही नहीं है, बड़ा नॉर्मल से चेंज है, नॉर्मल से चेंज किया, गेम खत्म। ठीक, इसका मतलब क्या है सॉरी इसका मतलब है लचीला संविधान शासक वर्ग की कठपुतली बन जाएगा। शासक वर्ग की कठपुतली बन जाएगा। कॉमन सी बात है, जब वो निरंकुश हो जाएगा तो शासक वर्ग क्या बना देगा, इसको कठपुतली बना देगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, तानाशाही लागू हो जाएगी। जैसे कि अभी हाल में ही चाइना के राष्ट्रपति ने क्या खेला है, चाइना के राष्ट्रपति ने अपने संविधान में एक छोटा सा चेंज किया और उस चेंज के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि अब मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक मैं चाइना का राष्ट्रपति रहूंगा। इसका मतलब है कि वहां पर क्या था, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान लचीला था, जिसपे उन्होंने क्या किया, एक संशोधन किया। संशोधन के बाद अपने आप को पूरे आजीवन काल के लिए राष्ट्रपति घोषित कर दिया। क्या ये हमारे भारतीय संविधान में संभव है? नहीं। तो आज हम लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट होता है, जो संविधान का दूसरा पार्ट हम लोग आज देख रहे थे कि कठोर संविधान और लचीले संविधान में दोनों में डिफरेंसेस क्या है और एक्चुअल में आपके कॉन्स्टिट्यूशनल को, संविधान को होना कैसे चाहिए, उसके आधार पर काम हो। और जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, लोकतांत्रिक संविधान बनता है, वो लोकतांत्रिक देश अपने संविधान में किस तरह का संविधान, क्या कठोर पसंद करते हैं या लचीला पसंद करते हैं, या दोनों का समन्वय समझ में आता है।
अब देखो यहां पर आप लोगों के मेंस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी डायरेक्ट कभी क्वेश्चन नहीं पूछती है, ये याद रखिएगा। स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम जितने होते हैं, जितने भी पीएससी के एग्जाम होते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, तो इसलिए कोशिश करिएगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रश्नों को लगाने का। फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को क्वेश्चन राइट कराना सिखाऊंगा। अभी हम लोगों की क्लास थोड़ा फ्लो में चल रही है, और आप लोगों को बता दूं कि कुछ ही दिनों में आप लोगों की क्लासेस जो हैं ऐप में शिफ्ट होने जा रही हैं। तो कोशिश करिए कि सभी लोग ऐप डाउनलोड कर लें, क्योंकि ऐप से आप लोगों को दो तरह के फायदे हैं। मान लीजिए कभी हम लोगों को किन्हीं कुछ बच्चों को कॉल करवानी होती, किसी को प्रॉब्लम्स ज्यादा आ रही हैं, उनसे हम लोग बात करना चाहते हैं, या कुछ भी ऐसा होता है, तो आप लोग यूट्यूब में रहते हो, यूट्यूब से ऐप में जाने में आप लोगों को एक फायदा ये मिलेगा। दूसरा, आप लोगों की कई प्रकार की समस्याएं देखने को मुझे मिल रही हैं लगातार। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आप लोगों की जो समस्याएं वो भी मैं देख रहा हूं। तो फ्री क्लासेस तो आप लोगों की चल ही रही हैं, तो उन बच्चों में से हम लोग ये देखते हैं कि कौन सी चीजें किस बच्चे में कितना डेडिकेशन है, क्या वो सिलेक्शन लेने लायक है या नहीं है, तो हम उनके लिए भी वो सुविधाएं खोल सकते हैं। ठीक, तो आप लोगों को कोशिश करना है कि जितना जल्दी से जल्दी ऐप में पहुंच जाएं, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अब कुछ क्लासेस मेरी ऐप की तरफ मूव होने वाली हैं। तो आप लोग यदि मेरी सारी क्लासेस, और पेमेंट नहीं लगेगी ऐप में भी आपको, जैसे आपको यूट्यूब में मेरी क्लासेस मिल रही वैसे ही क्लासेस आपको ऐप में भी फ्री मिलेंगी। लेकिन ऐप का फायदा ये हो जाएगा कि आप ऐड फ्री क्लास करोगे। जो आप लोग क्लास में बराबर बोलते रहते हो सर ऐड बहुत आता है, ऐड बहुत आता है, तो ऐड से बचने के लिए आप लोगों को ऐप की तरफ मोड किया जा रहा है कि वहां पर आपको ऐड देखने को नहीं मिलते। तो अच्छा होगा कि आप लोगों को बिना रिक्वायर्ड क्लासेस मिले। तो कोशिश करिए जल्दी से जल्दी ऐप के थ्रू आप लोग कनेक्ट हो जाइए रिजल्ट मित्रा से। फिर वहां पर हम लोगों की जब क्लासेस चलेंगी तो वहां पर ना कोई ऐड होगा, ना कोई बाधा होगी, ना भाव होगा कोई। तो फिर मिलता हूं आप लोगों से आज नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।